Greetings everyone. Welcome to RT Academy and my name is Juhi and we are going to start the chapter cell cycle and cell division. So शुरू करने से पहले I would just brief small little things about this that notes already prepared हैं. पढ़ने के लिए आप लोग बाद में लेक्चर को दोबारा रेफर कर सकते हैं बट अभी सारा ध्यान लाइक जस्ट पे अटेंशन टू वट एवर आई एम सेइंग एंड उसी पे कोशिश करिए सारा का सारा अटेंशन डाइवर्ट करने की रादर देन राइटिंग. सो नोट्स बाद में लिख लेंगे. अभी फिलहाल सारा का सारा अटेंशन इसी पे दैट हाउ डज दिस गोज राइट. सो व्हाट इज सेल साइकिल एंड व्हाट इज सेल डिवीजन. इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले द डायग्राम दैट आई एम हाइलाइटिंग इसको देखिए. इस वाले डायग्राम में आप नॉर्मल स्टेजेस देख सकते हैं कि किस तरीके से एक फीटस एक बेबी इन अ वूम इन अ मदर्स वूम वो कैसे डेवलप करता है राइट. सो सबसे पहले आपको डायग्राम में जैसे दिखाई दे रहा है दिस इज अ 1 वीक स्ट्रक्चर. Then there is 2 week, then there is 3, then there's 4, 5, 6, 9, 10, 25 weeks. And like last में जब gestation period, like the whole growth period is called as the gestation period. तो जब पूरा growth period खत्म हो जाता है then finally fetus baby तैयार हो जाता है and then it gets delivered. So ये पूरे प्रोसेस में आप सब देख रहे हैं कि किसी तरीके से साइज इंक्रीज होता जा रहा है एंड ओवर द टाइम बॉडी में बेबी के ऑर्गन्स बनते चले जाते हैं एंड इवन सेंस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं. आईज बन जाती है, नोज बन जाती है, माउथ, देयर इज टीथ एंड देयर इज किडनी, देयर इज लिवर, देयर इज हार्ट. सारे के सारे ऑर्गन्स सीरीज वाइज बनते चले जाते हैं. तो ये ओवरऑल हो कैसे रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है कि पहले एक नाक थी, फिर एक आंख आ गई, दूसरी आंख आ गई, हार्ट आ गया. मतलब हाउ इज ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग. तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, जैसे एक सेल है, एक सेल से बने दो सेल. जैसे आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, जस्ट अ बेसिक रफ डायग्राम. जैसे पहले एक सेल था, एक सेल से बने दो सेल राइट. इन दोनों से बने दो दो और सेल राइट. इन फर्दर इन्हीं से बनते चले जाएंगे और सेल्स एज यू कैन सी हियर. तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है कि आपके बहुत सारे सेल्स एक के बाद बनते चले जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोल रहे हैं सेल डिवीजन. आपका ये सेल डिवीजन हो रहा है. तो सेल डिवीजन के थ्रू नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते चले जाते हैं एंड हर सेल को अपना पर्टिकुलर काम दिया जाता है. जैसे आंख का सेल आपको विजन में हेल्प कर रहा है, नाक का सेल आपको सूंघने में स्मेलिंग में हेल्प कर रहा है, देन दांत हैं, देन उसी तरीके से आपके शोल्डर्स के सेल्स होंगे जो स्किन बन रही है आपकी. सिमिलरली आपका हार्ट का सेल है तो हार्ट का सेल है वो स्पेशलाइज करेगा किसमें, ब्लड पंपिंग में. तो हर सेल को पर्टिकुलर पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया जाता है. ये फर्दर प्रोसेस है. लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोसेस इन विच द सेल ग्रोज, द सेल इंक्रीजेस इन नंबर, इट्स कॉल्ड एज सेल डिविजन. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल डिविजन एंड द होल सीक्वेंस कैसे कैसे शुरू होता है. अलग अलग स्टेजेस हैं इस पर्टिकुलर सेल डिविजन के भी. तो वो जो पर्टिकुलर स्टेजेस हैं उसको अगर पूरा टोटल बताया जाए कि तो उसे कैसे पढ़ते हैं, सेल साइकिल के टाइप से. तो सेल साइकिल में सारे स्टेजेस पढ़ेंगे एंड जो प्रोसेस है उसको सेल डिविजन कहते हैं. एज यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ दैट ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इन टू. जैसे अभी आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया जिसमें एक सेल से दो सेल बन रहे हैं. तो हर सेल रिप्रोड्यूस करता है, इंक्रीज करता है नंबर बाय डिवाइडिंग इन टू, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स. तो पेरेंटल सेल कौन सा हो गया, जो फ्लो चार्ट में डायग्राम में लिखा हुआ है, दिस इज पेरेंटल सेल एंड ये जो दो नीचे बने दीज आर डॉटर सेल्स. सिमिलरली अगर इस वाले हिस्से में देखेंगे तो ये हो गया पेरेंटल सेल एंड ये दोनों जो हो गए वो हो गए डॉटर सेल्स. तो पेरेंटल सेल्स से दो डॉटर सेल्स निकलते हैं ईच टाइम दे डिवाइड राइट. और these newly formed daughter cells can then themselves grow and divide, giving rise to a new cell population. तो अभी आप पूरे के पूरे फ्लो चार्ट में ऑलरेडी देख सकते हो कि शुरुआत कहां से हुई, एक सिंगल पेरेंटल सेल से. उस सिंगल पेरेंटल सेल से दो सेल बने, उन दोनों डॉटर सेल से जब देन वो फर्दर रिप्रोड्यूस करे तो अगले दो सेल बने. इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते चले जाते हैं. इस पर्टिकुलर साइकिल को सेल डिवीजन कहते हैं. सॉरी, इस पर्टिकुलर साइकिल को सेल साइकिल बोलते हैं एंड जो प्रोसेस हो रहा है इसे सेल डिवीजन कहते हैं. तो पर्टिकुलर इस दिस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन कैसे होता है एंड सेल साइकिल में क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. सो राइट, अभी यहाँ तक के लिए बट बेसिक हमने बस यहीं तक ये समझा है कि हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है. आपको एक छोटा सा समरी दे रही हूँ इस चीज की कि हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है. ग्रोथ अलग अलग स्टेजेस से होती है. जैसे अभी आपके सामने एक सिंपल डायग्राम के फॉर्म में आपने देखा कि एक फीटस कैसे डेवलप करता है, एक बेबी कैसे डेवलप करता है मदर्स के वूम में.
तो ये अलग अलग स्टेजेस है जिस तरीके से बॉडी डेवलप करती है, बॉडी में ऑर्गन सिस्टम डेवलप करता है, और इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो डेवलपमेंट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, सेल साइकिल के थ्रू। और कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, सेल डिविजन, राइट। इसी के थ्रू अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अ लिटिल डाउन। या सो समझने के साथ साथ एक बेसिक डेफिनेशन भी आनी चाहिए आपको कि सेल साइकिल एग्जैक्टली होती क्या है। व्हेन यू राइट दैट इन अ पर्टिकुलर एग्जाम, तो ये चीज बहुत डिफाइंड होनी चाहिए कि डोंट राइट एनोनिमस वर्ड्स, एम्बिगुअस वर्ड्स, या फिर जिनका कोई खास मीनिंग ना हो, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है। जस्ट राइट समथिंग दैट इज वेरी क्रिस्प एंड वेरी क्लियर। तो सेल साइकिल क्या कहते हैं? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जिस read it from here, that the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells is called as cell cycle. तो सेल साइकिल में जैसे हमने अभी आपको बताया कि फर्दर अभी हम स्टेजेस पढ़ेंगे, राइट? जो नीचे वाला डायग्राम है, दिस वन, द वन आई हाईलाइटेड राइट नाउ। सो इसमें हम अभी पढ़ेंगे स्टेजेस क्या क्या होती हैं, बट उससे पहले ओवरऑल आपको एक बेसिक बता रहे हैं कि सेल साइकिल में क्या क्या होता है। सेल साइकिल में जब सेल डिवीजन होता है जिसकी वजह से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, उन दोनों डॉटर सेल्स में सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बनते हैं। आप लोगों ने अपने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि एक सेल के अंदर क्या क्या होता है। There are different organelles, right? There is Golgi complex, there is endoplasmic reticulum, there is a mitochondria, there is a nucleus. तो ये सारी की सारी चीजें भी आपके सर्वाइवल के लिए जरूरत है, एक सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरत है। तो जब तक सेल के अंदर ये सब नहीं बनेगा तब तक बॉडी का वो पर्टिकुलर सेल वो पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर पाएगा। So during the cell cycle, a cell duplicates its genome. Genome includes the nucleus. सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, ये सारी की सारी चीजें जीनोम के अंदर आती है। तो जब आपका सेल डिवाइड करता है, जब एक के दो डॉटर सेल्स बनते हैं, उन दोनों डॉटर सेल्स में जीनोम भी डुप्लीकेट किया जाता है। दोनों को एक एक डीएनए या कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल दिया जाता है। एट द सेम टाइम it synthesizes the other constituents of the cell. by other constituents हम ये मीन कर रहे हैं कि न्यूक्लियस बनेगा, और उसके अलावा न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली जीनोम में कवर हो गया। देन हम बोल रहे हैं कि अलग चीजों में देयर इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन देयर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा। बहुत से अलग अलग ऑर्गेनल्स होंगे, वो दोनों सेल्स के लिए बनाई जाएंगे, एंड देन फाइनली इट इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। सो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जिसमें सेल साइकिल स्टार्ट हो रही है, उस पर्टिकुलर सेल साइकिल में सबसे पहले आपका जीनोम डुप्लीकेट किया जा रहा है। इसको भी एक अलग टर्म कहते हैं, बट हम इवेंचुअली सीखेंगे, राइट? विल जस्ट स्टार्ट द चैप्टर, देन आपको स्लोली स्लोली सारे के सारे टॉपिक्स में वॉक थ्रू करेंगे, एंड देन विल गिव अ समरी टुगेदर। सो सेल स्टार्ट हुआ, सेल से आपके दो डुप्लीकेट डॉटर सेल्स बनने हैं। उन दोनों डुप्लीकेट डॉटर सेल्स में सारे के सारे जो सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी बनेंगे, एंड एट द सेम टाइम आपका जीनोम भी डुप्लीकेट किया जाएगा। ओके, सो मूविंग फर्दर, रीड इट डाउन। ऑल दीज प्रोसेसेस, दैट इज सेल डिविजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, ये तीन काम हो रहे हैं जिस समय पे आपका सेल डिविजन हो रहा है, ठीक है? सॉरी, सेल साइकिल जिस तरह में आपकी चल रही है उसमें तीन काम हो रहे हैं। सेल डिवीजन, एक के दो डॉटर सेल्स हो रहे हैं, पहला काम सेल डिवीजन। डीएनए रेप्लिकेशन, दोनों के दोनों डॉटर सेल्स को डीएनए दिया जाएगा, ऑब्वियसली उसी के बेसिस पे जीनोम बनता है। तो दोनों के दोनों डॉटर सेल्स में डीएनए रेप्लिकेशन करके दोनों को एक एक डीएनए दिया जाता है। Then there is cell growth. Cell obviously increases in size as well, right? It gets its shape. जो particular shape होगी वो shape दी जाएगी, जिस तरीके से movement होना है, जिस तरीके का function define होना है, वो सारी की सारी चीजें भी इसका part बनती हैं। So when somebody asks what is a cell cycle, just cut short the definition जो ऊपर लिखी है उसकी जगह हम बहुत basic तरीके से ये भी कह सकते हैं that it is a sequence of event in which cell division, DNA replication and cell growth takes place. ये तीन काम इस पूरे के पूरे सेल साइकिल के अंदर होते हैं। Hence, all these processes takes place in a coordinated manner. ऐसा नहीं है रैंडम की सडनली सेल ग्रोथ हो जाएगी, सडनली सेल डिवीजन हो जाएगा, सडनली डीएनए, नथिंग हैपेंस इन अ हैफेजेड मैनर। हर चीज एक के एक बाद सीक्वेंस के थ्रू होगी, राइट? सीक्वेंस क्या होगा वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट ये चीज याद रखिए कि all these processes which include cell division, DNA replication, cell growth, these all happens in a coordinated manner to ensure correct division, ताकि डिवीजन जो हमने बोला कि एक के दो डॉटर सेल्स बनेंगे, ये चीज बिल्कुल इंश्योर करने के लिए दैट इट हैज टू टेक प्लेस इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स वुड टेक प्लेस। प्रोजेनी किसे बोलते हैं? जैसे
बहुत सिंपल सा है, जस्ट बिकॉज बायोलॉजिकल टर्म है सो यू शुड नो इट. सो नॉर्मल एक पर्टिकुलर सेल है, राइट? जैसे ये वाला एक सेल है, इट्स अ पेरेंट सेल. इससे जो बने ये दोनों डॉटर सेल्स, ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं, उन दोनों डॉटर सेल्स को आप प्रोजेनी भी बोल सकते हैं. सॉरी, राइट? आप इन दोनों को डॉटर सेल्स के साथ प्रोजेनी भी बोल सकते हैं, और प्रोजेनी के अलावा अगर आप इन्हें कुछ बोलना चाहें तो आप इन्हें ऑफस्प्रिंग्स भी बोल सकते हैं. तो जो पेरेंट से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है, उनको प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं. तो ये सारा का सारा जो सिस्टम मैंने बताया कि 3 पर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं सेल साइकिल के अंदर, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलने के लिए सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपका डॉटर सेल्स इंश्योर किए जाते हैं कि दे आर फॉर्म प्रॉपर्ली एंड दे आर फॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर. प्रॉपर्ली दोनों में इक्वल जीनोम जाए, दोनों में प्रॉपर्ली ऑर्गेनेल्स बने. इसीलिए एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलो किया जाता है, एक हैफेजेड मैनर में ये नहीं होता. मूविंग फर्दर, although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, I'll just explain the statement. DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. Okay, तो अभी हम मैंने आपको बताया there is two process, right? There are three process in a cell cycle: cell division, DNA replication, cell growth. Cell division को साइड रखते हैं फिलहाल के लिए. We'll just go for DNA replication and cell growth. तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसके लिए डीएनए रेप्लिकेशन करने के बाद डीएनए सिंथेसाइज होगा, तभी तो दोनों दोनों डॉटर सेल्स में एक एक बांटा जाएगा. तो ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का या डीएनए सिंथेसिस का, ये सेल साइकिल में सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेज में होता है. कौन से स्टेज में होता है अभी आगे पढ़ेंगे. लेकिन जो आपका साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज है, जो आपके साइटोप्लाज्म, जो आपके ऑर्गेनिल्स में साइटोप्लाज्म भी आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस. तो एक तरीके से ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सेल ग्रोथ हो रही होती है, जो ऑर्गेनिल्स बन रहे होते हैं, जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज कर रहा होता है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. वो सेल साइकिल में हर समय मतलब थ्रू आउट चलता रहता है, लेकिन डीएनए सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ एक समय पे होता है. तो ये चीज समझने की है, राइट? बस यही वाली बात है. आपको एक बेसिक तरीके से अब मैं फाइनली 2 टर्म्स और बता रही हूँ, वो आगे फर्दर भी आएंगी, अभी के लिए बस सुनने के लिए समझिए. One term is called as karyogenesis and the other one is called as cytokinesis, right? तो कैरियोकाइनेसिस डीएनए से एसोसिएट करता है कि जो जीनोमिक ग्रोथ होगी आपकी. तो एक तरीके से आपको ये बोल रहे हैं कि कैरियोकाइनेसिस अकर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्टेज ओनली. सिर्फ एक स्टेज के दौरान आपको कैरियोकाइनेसिस होता हुआ दिखेगा, लेकिन cytokinesis, sorry, not cytokinesis, I'll definitely not use that term. Cytoplasmic increase throughout cell cycle होता रहता है. Okay, I'll just repeat अभी तक हमने जो पढ़ा है, ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए that how we have went through this. हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी में ग्रोथ कैसे होती है, बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स कैसे इंक्रीज कर रहे हैं बॉडी में. जैसे आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं, आपको कल को गलती से कट लग जाए कहीं, राइट? कुछ दिनों बाद आप देखते हो कि वो कट ठीक हो जाता है. तो ये भी कैसे हो रहा है, वहां पे जहां से सेल्स रप्चर हो गए थे, जहां पे छोटा सा घाव हो गया था, वहां पे सेल्स नहीं थे, मतलब मेन लेयर चली जाती है सेल की, मतलब जैसे स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर आपकी रप्चर हो गई किसी वजह से, चोट लग गई या कुछ भी हुआ, एंड सडनली कुछ दिनों बाद आप देखते हो आपकी वो लेयर आ चुकी है. ऐसे कैसे हो रहा है, राइट? ये कैसे हो रहा है, ग्रोथ कैसे हो रही है, सेल्स का नंबर कैसे इंक्रीज कर रहा है? सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ सेल डिविजन, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ सेल साइकिल. हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं. एंड सेल साइकिल पढ़ने में हमने सबसे पहले ये चीज सीखी कि सेल साइकिल हमेशा एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है. इसके अंदर 3 प्रोसेसेस होते हैं: सेल डिविजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ. ये तीनों के तीनों एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होने जरूरी हैं, अदरवाइज डॉटर सेल्स प्रॉपरली नहीं बनेंगे. तो डॉटर सेल्स प्रॉपरली बनाने के लिए ये तीनों प्रोसेस एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में किए जाएंगे. एंड इसके अलावा एक हमने सबसे मोटी मोटी बात ये समझी कि इस दौरान आपके ऑर्गेनल्स भी बनते हैं और आपका डीएनए भी सिंथेसाइज किया जाता है. तो डीएनए सिंथेसिस सिर्फ एक फेज में होता है, हालांकि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज और वो जो आपके ऑर्गेनल्स बनते हैं वो आपके थ्रू आउट सेल साइकिल बन रहे होते हैं. ओके, सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट आपका टॉपिक है द वन दैट आई हाईलाइटेड जस्ट नाउ, फेजेस ऑफ अ सेल साइकिल. ओके, let's move further. Sorry. या सो अभी जो आपके सामने ये डायग्राम हाईलाइटेड है, इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग साइकिल के स्टेजेस हैं. येलो वाले से रीड करते हैं.
So there is G1, there is S, there is G2, there is prophase, metaphase, anaphase, telophase and cytokinesis. Okay. So एक और चीज समझिए इससे पहले कि हम सेल के स्टेजेस समझे, सेल साइकिल की स्टेजेस समझे। एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे सेल्स जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर स्टेज पे होंगे। कोई भी सेल किसी भी टाइम पे किसी भी स्टेज पे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी रिक्वायरमेंट। अब मेरी बॉडी में फिलहाल से मेरी बॉडी में एक पर्टिकुलर जगह पे चोट लगी है, तो उस जगह पे सेल को बनने की जरूरत है, राइट। जरूरी नहीं है उसके बिल्कुल साइड में दूसरा सेल भी उसी स्टेज में हो। सेल रेगुलरली जनरेट और डाई करते रहते हैं ताकि नए नए फ्रेश सेल्स बनते रहे। बॉडी में रेगुलरली ग्रोथ होती रहती है अलग अलग एरियाज में, एक्सेप्ट सम एरियाज दैट्स आउट ऑफ कंटेक्स्ट फॉर अ सिलेबस, सो वी विल नॉट इन्वॉल्व दैट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। बट आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि ओवरऑल आपकी बॉडी में हर टाइम पे सेल में बॉडी में ग्रोथ होती रहती है। तो सेल्स आर इन अ स्टेट ऑफ डिविजन ऑल द टाइम। रीजन बीइंग मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसी के थ्रू आपको एक नया फैक्ट पता चलेगा दैट जब सेल मरना बंद कर देते हैं, एंड जैसे लाइक देयर इज अ साइकिल, आई विल जस्ट मेक अ रफ डायग्राम। जैसे सेल का बर्थ हुआ, लाइक एक सेल बना, राइट, एंड देन उसके सेल के बर्थ के बाद वो मर जाता है, राइट। दिस इज हाउ इट हैपेंस, एंड देन दोबारा से नया सेल बनता है। इस तरीके से इट प्रोसीड्स। अगर आपका एक सेल बना एंड ये कभी मरा ही नहीं, इट जस्ट कीप्स इंक्रीजिंग इन नंबर, बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ते ही जा रहे हैं। सो दिस मेक्स अ ट्यूमर। आपकी बॉडी में ट्यूमर बनने लगता है, एंड देन ट्यूमर कैन बी कैंसरस और नॉन कैंसरस, दोनों तरीके के होते हैं। सो एक पर्टिकुलर सेल साइकिल में सेल का बनना, उसका मरना, उसका दोबारा बनना इज वेरी कंपल्सरी। इसी तरीके से ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आपका सेल है वो लगातार ग्रोथ करते चले जा रहा है, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स इंक्रीज करता चला जा रहा है, खुद ही में बनता चला जा रहा है, जैसे ट्यूमर में हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, दे आर नॉट डाइंग द नेचुरल डेथ, जिसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है। एंड ट्यूमर कैन बी कैंसरस एंड नॉन कैंसरस। नॉन कैंसरस का रिमूवल बहुत आसान होता है, बट कैंसरस कैन बी रियली डेंजरस। सो दैट्स व्हाई tumors are not good and overgrowth of cells is never good. So that's why एक पर्टिकुलर सेल को एक पर्टिकुलर साइकिल में कोऑर्डिनेटेड मैनर में हमेशा चलते रहना चाहिए। दैट इज गुड फॉर हेल्दी लिविंग। ओके, सो या I believe we can move further now. I'll just explain the different phases now. So before explaining the different phases, we have this duration of cell division. इसे पढ़ते हैं। A typical eukaryotic cell cycle divide once in approximately every 24 hours. आपने आई थिंक पुराने चैप्टर्स में ये पढ़ा हुआ होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो यहाँ पे हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ह्यूमंस में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल्स टिपिकली 24 आवर्स में डिवीजन रखते हैं। एक उनकी सेल साइकिल 24 घंटे में खत्म हो जाती है। However, the duration of cell cycle vary from organism to organism. हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की सेल साइकिल वेरी कर सकती है। आप ये कोई कंपल्सरी नहीं लगा सकते कि हमेशा 24 घंटे में ही खत्म होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है स्क्रीन पे है, दैट यीस्ट की सेल साइकिल इज ओनली 90 मिनट्स, राइट। सो हमारी सेल साइकिल फॉर ह्यूमंस इट्स 24 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। However, it can completely vary from one organism to another, which is why yeast is an example in which it's only 90 minutes. 90 minutes में पूरी सेल साइकिल खत्म हो जाएगी और वो नई सेल साइकिल पे प्रोसीड कर सकते हैं। Moving further, the cell cycle is divided into two basic phases. सबसे मोटा मोटा broadly सिर्फ दो फेज होते हैं, M phase and interphase. M phase is also called as the mitosis phase, जिस दौरान actual division take place करेगा। And interphase के further divisions होते हैं। There is G1 phase, there is S phase, and there is G2 phase. G1 phase is called as the gap 1 phase. S phase is called as the synthesis phase, and G2 phase is called as the gap 2 phase. मैं दोबारा से हाईलाइट कर दिया है मैंने दोबारा से डायग्राम, एंड इसमें आप नोटिस कर सकते हैं जो सारा येलो एरिया है दैट्स कॉल्ड एज द इंटरफेस। ओके, उसके अलावा जो कलर्ड एरिया है, colored as well as the last one is the cytokinesis, तो जो बाकी blue colored और purple colored area है that's the mitosis phase, but जो सारा yellow area है that's the interphase, that includes G1, S and G2, right। बस ये तीन phases हैं और आपको बता दिया broadly दो phase हैं,
द येलो वन एंड द पर्पल वन, और येलो में भी 3 डिविजन्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, राइट। समझने के लिए कि किसमें क्या होता है वो यहीं के यहीं टर्म से पता लग रहा है। G1 फेज, गैप 1 फेज, S फेज को सिंथेसिस बोलते हैं। किसका सिंथेसिस होगा? डीएनए का, जो हमने बोला था सिर्फ एक पर्टिकुलर फेज में होता है, पूरी सेल साइकिल में नहीं चलता। तो डीएनए का सिंथेसिस S फेज में होगा, एंड देन देयर इज G2 फेज, राइट। कितना जान लिया ब्रॉडली। लेट्स मूव फर्दर। अब आपको बस यहाँ पे समझाने के पर्पज से वील जस्ट लुक एट द डिविजन अच्छे से, राइट। एम फेज और इंटरफेज में क्या डिफरेंस है, राइट। हमने बोला 2 फेज होते हैं, एक एम फेज एक इंटरफेज। तो एम फेज और इंटरफेज में डिफरेंस क्या है? मेजर 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 समझिए। सो एम फेज इज द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और द माइटोसिस अकर्स। अभी मैंने आपको बताया कि एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, तो जो एक सेल से 2 सेल बनने वाला स्टेज है उस पर्टिकुलर पूरी साइकिल को माइटोसिस में कवर करते हैं। बट इंटरफेज क्या होता है? सामने पढ़िए, द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। एम फेज के बाद इंटरफेज आता है, इंटरफेज के बाद फिर दोबारा एम फेज आता है, एम फेज के बाद फिर इंटरफेज आता है। ये इसी मैनर में चलते रहते हैं। सो 2 एम फेज के बीच वाले फेज को इंटरफेज बोलते हैं। आप टर्म से भी समझ सकते हैं। बायोलॉजी बिल्कुल भी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट नोइंग द टर्म्स। आप टर्म के बेसिस पे ही जज कर सकते हैं कि ओवरऑल होने क्या वाला है। सो इंटरफेज 2 फेजेस के बीच वाला हिस्सा, सो राइट, 2 माइटोसिस के बीच में इंटरफेज आता है जिस दौरान अलग अलग प्रोसेस होते क्या है, विल गो फर्दर। एम फेज टिपिकली हमने बात करी थी, एक साइकिल अपने केस में, इन केस ऑफ ह्यूमंस इज 24 घंटा, राइट। सो अगर 24 घंटे के हिसाब से लेके चले तो 24 आवर्स में से 1 आवर इज एम फेज। माइटोसिस सिर्फ 1 घंटा होता है। बाकी इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिपरेटरी फेज। इट्स मोर देन 95%, 95% ऑफ द टाइम, राइट, इज कंप्लीटली कवर्ड बाय इंटरफेज। रेस्ट जो होता है वो एम फेज ले लेता है, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा। एम फेज में क्या क्या होगा आपको बता रहे हैं बेसिक। स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। सो न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियस बटेगा, दोनों को एक एक मिलेगा डॉटर सेल्स में। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस कह देते हैं, जो मैंने पहले मेंशन किया था डीएनए के रिगार्डिंग। एंड यूजुअली इट एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहले जेनेटिक मटेरियल डिवाइड किया जाएगा, या न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिसको और से भी बोल सकते हैं, तो दैट इज इंक्लूडेड इन कैरियोकाइनेसिस। देन उसके बाद फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड किया जाता है, जो सेल फाइनली, हाँ मतलब दिखने में अलग से मॉर्फोलॉजिकली 2 अलग सेल्स बन जाएंगे। सो दैट्स कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। इन केस ऑफ इंटरफेज, 2 माइटोसिस के बीच का हिस्सा, दैट्स कॉल्ड एज इंटरफेज। दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज। इसको इंटरफेज के अलावा रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। सो इट्स द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिविजन by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner always. It has to go systematic. It has to go always in an order. आराम से चलना है, लेकिन हमेशा ऑर्डर में चलना है, तभी डिवीजन हो पाएगा, तभी डिवीजन के बाद बनने वाली चीज इफेक्टिव होगी। सो इंटरफेज, माइटोसिस के बीच वाला फेज, ऑल्सो कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज, क्योंकि इस दौरान आपका कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है? एग्जैक्टली आपका सेल ग्रोथ हो रहा है और डीएनए की रेप्लिकेशन करी जाएगी। डीएनए की रेप्लिकेशन कौन से फेज में होगी? I'll just count that again. आपको अभी ऊपर बताया था कि इंटरफेज 3 फेजेस में बना होता है, G1, S, G2. So S is also called as the synthesis phase. So S फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये आपको बेसिक कैटेगराइजेशन बता दी है मैंने कि इंटरफेज एम फेज से कैसे अलग है, इंटरफेज में क्या अलग होता है, एम फेज में क्या स्पेसिफिक है, क्या स्पेशल है। इंटरफेज का टाइम कितना है? टिपिकली most of the cell cycle का major हिस्सा is interphase only, that's more than 95%. Rest is M phase, typically around an hour or so maximum. एंड जैसे मैंने अभी आपको बताया 24 घंटा का टाइम ह्यूमन के केस में, राइट, यीस्ट के केस में इट्स 90 मिनट्स। उसी तरीके से टाइम ड्यूरेशन भी वेरी कर जाएगी, बट परसेंटेज वेरी नहीं करेगी। सो इट्स मोर देन 95% फॉर इंटरफेस एंड अराउंड 5% और या नियरली अप्रोक्सीमेटली 5% फॉर एम फेज। सो उस तरीके से this percentage stays the same, but rest the time duration varies according to the organism which we are studying right now. Moving further, अगला क्या पढ़ेंगे? हम फेजेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि
एस फेज के अंदर, सॉरी, इंटरफेज के अंदर 3 फेजेस बताए मैंने आपको, G1, S, G2, ठीक है। और जैसे आपको डायग्राम में जो मैंने अभी हाईलाइट कर दिया, इस डायग्राम में आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि वो 3 फेजेस येलो कलर्ड वाले हैं, राइट। G1 से स्टार्ट करेंगे एंड अभी के लिए विल रैप इट अप हियर इटसेल्फ, अभी के लिए फिलहाल हम यहीं पे रोकेंगे इसको, बट एक काम कर सकते हैं, वी कैन जस्ट डिस्कस दिस लिटिल, राइट। जैसे G1 फेज क्या होता है, विल जस्ट स्टॉप एट G1 फेज एंड देन फिर यहीं से फर्दर लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। G1 फेज क्या होता है? G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. Okay? ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस वो डायग्राम याद रखिए, उस डायग्राम के बेसिस पे आपको ये खुद ही पता लग जाएगा। क्या बोल रहा है? उस इंटरवल को G1 फेज कहते हैं जो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में आता है। ऐसा क्यों कह रहा है? आप G1 फेज मार्क करिए डायग्राम पे, राइट। G1 फेज मार्क कर दिया, किस किस के बीच में आ रहा है? साइटोकाइनेसिस के बीच में और एस के फेज के बीच में। एस को क्या बोलते हैं? जिसमें सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो ऑब्वियसली कौन सा फेज हो गया? जो इधर सारा का सारा पर्पल वाला एरिया क्या है? माइटोसिस। तो इट्स एन इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड द एस फेज विच इज द सिंथेसिस और द डीएनए रेप्लिकेशन फेज। सो दोनों के बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? G1 फेज। During the G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicates its DNA. Very true, मतलब इसमें कुछ गलत है ही नहीं, बिल्कुल एकदम जस्टिफाइड है। इस दौरान सेल की ग्रोथ तो होती है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव भी होता है, इस दौरान अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहा होता है फॉर द फर्दर माइटोसिस जो आगे होगा, बट इस दौरान डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। सो those who are preparing for competitive exams, this is a very common question that among which of the phases DNA replication happens. They'll try to confuse you by writing different in the options, like there is telophase लिख देंगे, G1 लिख देंगे, G0 भी लिख सकते हैं, ऊपर एक और फेज है G0 जो हम आगे पढ़ेंगे, ये सारे के सारे वो फेजेस लिख देंगे। लेकिन be very sure about this that S फेज में सिंथेसिस होता है, बाकी किसी फेज में नहीं होता। ओके, सो we'll just end it here itself कि I'll just give a brief, हमने क्या क्या पढ़ा। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल साइकिल कोऑर्डिनेटेड क्यों चलनी जरूरी है, हर किसी की सेल साइकिल डिफरेंट होती है, कितने मिनट्स की होती है, कितने मिनट्स की नहीं होती है, यू कैन नॉट बी रियली सर्टेन अबाउट इट, इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सेल साइकिल के बेसिक 2 डिविजन्स होते हैं, एक होता है एम फेज, एक होता है इंटरफेज। हम अभी इंटरफेज पढ़ना शुरू कर रहे हैं बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द सेल साइकिल वही है और वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट। इंटरफेज में हमने सबसे पहले कौन सा फेज पढ़ा? G1, ऐसा फेज जिसके अंदर माइटोसिस, जो माइटोसिस और एस फेज के बीच में आता है, दैट्स कॉल्ड G1। इस दौरान सेल रेप्लिकेट नहीं करते हैं, इस दौरान सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और ग्रोथ करते हैं, बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। So I'll see you for the next lecture. I hope you'll just you enjoyed this. You can like see this video as many as times you want to, and let's visit each other in the next lecture. Thank you.